नमस्कार। मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है मतलबी रिश्ते। मनोरमा जी बहुत ही शांत और हंसमुख स्वभाव की महिला है। पति के जाने के बाद अपने बेटे और बहू के संग उन्हें विदेश में रहते रहते 4 साल हो चुके हैं। मनोरमा जी की उम्र 60 साल की है। हमेशा हंसते मुस्कुराने वाली मनोरमा जी के चेहरे पर इन 4 सालों में एक बार भी मुस्कान नहीं आई, क्योंकि जब से वह अपने बेटे बहू के पास विदेश आई हैं, नौकरों वाली ज़िंदगी गुजार रही है। वह घर के सारे काम किया करती थी जो एक नौकर करता है। जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम और ठाट बाट से जी हो, वह आज इतनी मजबूर हो गई थी कि उन्हें अपने बेटे बहू के गुलामी करनी पड़ रही थी। बहू बेटे ने उनकी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी थी। सुबह उठकर अपनी बहू बेटों पोते पोतियों के लिए नाश्ता बनाना, उनके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर का झाड़ू पोछा करना। घर में वॉशिंग मशीन होने पर भी बहू उन्हें कपड़े धोने के लिए मजबूर करती थी। बढ़ती उम्र के कारण उनके हाथ पैर भी जवाब देने लगे थे। ठीक से खाना ना मिलने के कारण अब वह बीमार और कमज़ोर भी रहने लगी थी। एक दिन अचानक उनके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ। बहुत सारे घरेलू इलाज करने के बाद भी जब उन्हें आराम नहीं मिला, तो परेशान होकर बहू बेटे ने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास ले जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि मनोरमा जी के बीमार पड़ने के कारण घर के कामों में परेशानी आ रही थी और विदेश में उन्हें फ्री में नौकरानी कहाँ मिलने वाला था। जब बहू बेटे ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि उनके पेट में आंतों में स्वेलिंग हो गई है, जिस कारण उन्हें 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। परंतु मनोज और उसकी पत्नी मनोरमा जी को अस्पताल में रखने की बजाय घर लेकर आ गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, हम इनका घर में रहकर इनके अच्छे से देख रेख कर लेंगे। वह दोनों मनोरमा जी के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। अब मनोरमा जी को समझते देर नहीं लगी कि उनका बेटा और बहू उन्हें इंडिया से विदेश क्यों लेकर आए थे। उन्हें अपनी माँ की परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें फ्री का एक नौकर चाहिए था जो उन्हें घर के काम काज कर सके। बीमार होने की वजह से मनोरमा जी के शरीर में अब इतनी जान नहीं बची थी कि वह घर के काम कर सके। बीमारी के चलते उनके हाथ पैर जवाब दे दिया था। बैठे बैठे उन्हें बिस्तर पर ही खाने पीने के लिए देना पड़ रहा था। इसी कारण वह बहू बेटे के ऊपर बोझ बन चुकी थी। एक दिन मनोरमा जी अपने बेटे बहू से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ हो रही है। इससे तो अच्छा है तुम मुझे मेरे गांव वापस छोड़ दो। इतना सुनते ही बहू बेटे गुस्से में बोले, क्या समझ रखा है आपने हम लोगों को? हमारे अपने खर्च ही पूरे नहीं होते, आपको अपने गांव जाने की पड़ी है? दिमाग खराब कर दिया है आपने हमारा। पैसा का कोई पेड़ पर उगते हैं, या आपके पति कोई खजाना छोड़ कर गए हैं हमारे लिए? आपने तो मुंह चला दिया कि मेरे को गांव भिजवा दो। पता भी है कितना महंगा टिकट बनता है प्लेन का? इतने पैसों में तो हमारे 1 महीने का घर खर्च चल जाएगा। अपनी बहू बेटे की मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोरमा जी की आंखें भर आई। बहू तो पराया घर से आई है, परंतु बेटा तो अपना ही है। जब वह मुझे नहीं समझ पा रहा, तो बहू से क्या उम्मीद रखे। मनोरमा जी मन में सोच रही थी कि जिस बच्चे के ऊपर हमने अपनी सारी धन दौलत लुटा दी, अपनी छोटी छोटी खुशियों के गले घोट दिए, आज वही बेटा एक टिकट के लिए ताने मार रहा है। मनोरमा जी ने हिम्मत करके अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ऐसा भी क्या मांग लिया तुझसे? मनोज ने चिल्लाते हुए कहा, मैं ही पागल था जो बाबूजी के मरने के बाद तुम्हारी जैसी मुसीबत को अपने साथ लेकर आ गया। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर मनोरमा जी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और उस पल को याद करने लगी जब उनका बेटा मनोज
उन्हें अपने साथ इंडिया से विदेश लेकर आया था। मनोरमा जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, पर एक कमरे में गुमसुम और चुपचाप बैठी रहती थी। उनकी जिंदगी एकदम वीरान की तरह हो गई थी जब उनके पति उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद कुछ रिश्तेदार चले गए और कुछ बाकी रह गए। सभी आपस में राय मशवरा कर रहे थे। तभी उनका बेटा मनोज बोला, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करो, मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता। आखिर मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे कल वापस विदेश जाना है। वैसे भी जो होना था सो हो गया, होने को कौन टाल सकता था। अब मेरे यहाँ पर रहने से बाबूजी वापस तो नहीं आ जाएंगे। मनोरमा जी के बेटे मनोज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। अब इस बड़े से सुनसान घर में अकेली मनोरमा जी रह गई। इस वीरान सी घर में अकेले बैठकर मनोरमा जी अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। आप क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? आप क्यों गए? मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। इतनी बड़ी दुनिया में आप ही तो मेरे जीने का सहारा थे। अब किसके सहारे जीऊंगी मैं? इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। बाहर वाले से क्या उम्मीद रखें जब अपने बच्चे ही अपने माँ बाप का साथ नहीं देते। आप जानते हो, आपका बेटा ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। इतना बड़ा सुनसान घर मुझे खाने को दौड़ता है। यह कहते कहते मनोरमा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अपने आप को तसल्ली देने के बाद फिर मनोरमा जी घर के आंगन में चारपाई पर बैठकर सोचने लगी, कितने खुश थे हम दोनों जब हमारा बेटा मनोज पढ़ लिख कर आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था और वहीं शादी करके रहने लगा था। हमें तो एक बार भी नहीं पूछा था उसने, फिर भी हमने मन को समझा लिया था, बच्चा है, गलती हो जाती है। और हम दोनों शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। अपने बुढ़ापे के सहारे को विदेश भेजकर कोई गलती तो नहीं की। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन अचानक यमुना प्रसाद जी को बहुत तेज खांसी उठी और खांसते खांसते उनके सीने में दर्द होने लगी और देखते ही देखते वह भगवान को प्यारे हो गए। बेचारी मनोरमा जी कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ अपने पति को तड़पते हुए देख रही थी। मनोरमा जी यमुना प्रसाद जी को देखकर पत्थर जैसी हो गई थी। उनका दिमाग और उनके हाथ पैर उनके साथ नहीं दे रहे थे। जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फ़ोन करके अपने बेटे को उसके पिता की मृत्यु की खबर दी। तो बेटा बोला, माँ मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा। मनोरमा जी आग्रह करते हुए कहा, बेटा पिता को अग्नि तो बेटा ही देता है, तुम्हारे सिवाय हमारा है ही कौन। मनोरमा जी के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर मनोज इंडिया आया था। अपनी तन्हाई से तंग आकर मनोरमा जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। बेटा मनोज, तेरे बाबूजी के जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा है, घर मुझे काटने को दौड़ता है। तू वापस भारत आ जा। इस बड़े से घर में मेरा दम घुट रहा है, हर जगह बस तेरे बाबूजी ही दिखाई देते हैं। मनोज ने कहा, माँ मेरा इंडिया आना पॉसिबल नहीं है, मेरी पत्नी को वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आएगा और मुझे भी पसंद नहीं है वहाँ पर रहना। यह कहकर मनोज ने फ़ोन रख दिया। मनोरमा जी समझ गई कि बेटा पत्नी का गुलाम हो चुका है और उसे विदेश की हवा लग चुकी है। अब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करना ही बंद कर दिया। सारा दिन घर में अकेले बैठी रहती। एक दिन वह अपनी पड़ोस की सहेली के पास बैठी थी। तभी अचानक से उनका बेटा मनोज वहां पर पहुंच गया। अपने बेटे को ऐसे अचानक आता देख मनोरमा जी फूले नहीं समाई और सारे गिले शिकवे छोड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटे को देखते ही मनोरमा जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, मानो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। बेटा तू यहाँ कैसे? मनोज बोला, माँ आपको लेने आया हूँ, अब आप मेरे साथ विदेश चलिए और अपने पोते पोती और बहू के संग आराम से रहिए। यहाँ कब तक आप अकेले रहेंगे? वहाँ आपका पूरा परिवार है,
वहाँ रहकर हम आपकी अच्छे से देख रेख कर सकेंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। और माँ, जब हम विदेश चले जाएंगे तो इस घर का वैसे भी क्या होगा? इस घर और ज़मीन जायदाद को बेच देते हैं। वैसे भी अब कौन इस घर की देख रेख करेगा और हमारा वापस इंडिया आना पॉसिबल नहीं है। आप इस घर की डील फाइनल कर दीजिए। मनोरमा जी की सहेली कांता जी जो पास में बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी। उनके पति प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने अपने पति को फ़ोन लगाकर मनोरमा जी के बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने सलाह दी, इतनी जल्दबाजी मत करो। अभी तुम्हारी ज़मीन जायदाद की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। जब कोई खरीदने वाला मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मनोरमा जी को भी अपना घर छोड़कर जाने का मन नहीं था। उस घर में उनके स्वर्गवासी पति की यादें बसी थी। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वह अपने घर को किराए पर उठाकर और अपनी सहेली कांता जी की देखरेख में छोड़कर अपने बेटे की संग विदेश जाकर रहने लगी। और आज यह हालत हो गई उनकी कि ज़िंदगी से समझौता करके अब बेटे बहू के साथ मन मार कर रहने लगी। अब दिन रात बेटे बहू की नज़रों से खटकती रहती थी। बहू जब देखो उन्हें खरी खोटी सुनाया करती थी। हमारी छाती पर आकर बैठ गई, जब देखो बैठी बैठी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहती है। बूढ़ा खुद तो चला गया और इस बुढ़िया को छोड़कर हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गया। जब भी मनोरमा जी खाना खाने बैठती, बहू की जली कटी बातें शुरू हो जाती। बहू की जली कटी बातें सुनकर 2 रोटी भी बहुत मुश्किल से गले से नीचे उतरती थी। सब कुछ ऐसे ही चलते चलते कुछ महीने बीत गए। एक दिन मनोरमा जी से सीमा ने कहा, माँ, आप घर पर बैठे बैठे उकता जाती होंगी। चलिए मेरे साथ, मेरे फ्रेंड के यहाँ पर किटी पार्टी है। आप भी चलिए, आपका मन लग जाएगा। घर में बैठे बैठे तो आप बोर हो जाती होंगी। चल कर देखिए बाहर विदेश की दुनिया को, आपको भी अच्छा लगेगा। अपनी बहू के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर मनोरमा जी को थोड़ा सा अजीब तो लगा। रोज जली कटी सुनाने वाली बहू के मुंह से आज फूल क्यों बरस रहा है? पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मना करेंगे तो वह फिर से जली कटी सुनाएगी। इसलिए उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दी और सीमा के साथ उनकी फ्रेंड की किटी पार्टी में जाने के लिए निकल गई। रास्ते में सीमा ने कहा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है। पास में ही गन्ने का जूस वाला है, चलकर एक गिलास जूस पी लेते हैं। जूस का एक गिलास मनोरमा जी के हाथ में पकड़ा दी। माँ जी लीजिए, जूस पीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जूस पीने से थोड़ी राहत मिल जाएगी। जूस को पीते ही मनोरमा जी का सर भारी होने लगा और थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में सीमा उन्हें गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जंगल में ले गई और उन्हें गाड़ी से नीचे उतारकर वहीं छोड़कर चली गई। जब मनोरमा जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को जंगल में पड़ा हुआ पाया। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। अपनी बहू को पास न पाकर वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बहू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? उस सुनसान जंगल में उन्हें बहुत डर लग रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वह उस जंगल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई। मनोरमा जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। अपनी बात किसी को वह बता भी नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या दुख है। ले जाकर उनके पास रुकते, उनकी बात सुनने की कोशिश करते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि विदेश में हिंदी नहीं चलती थी और अंग्रेजी मनोरमा जी को बोलने नहीं आती थी। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब उन्हें पता चल गया था कि बहू उन्हें जानबूझकर छोड़कर चली गई है। उनकी अपनी ही बहू उनके साथ ऐसा करेगी, उन्हें यकीन नहीं हुआ। 2 पल रुके और फिर उस अनजान सड़क पर आगे चलने लगी। चलते चलते उनकी सांस फूल रही थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चलती जा रही थी।
थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखते ही उनमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई और वह मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और रोती रोती भगवान से कह रही थी, भगवान, मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। दुनिया से क्या शिकायत करूं जब मेरे बेटे बहू ने ही मुझे धोखा दे दिया। कहाँ जाऊं, आप ही बता दो। क्यों आपने मुझे मेरे पति के संग ही अपने पास नहीं बुला लिया। इस मतलबी दुनिया से मन भर गया है। मेरा जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। जब मंदिर के पट बंद करने का समय हुआ तो मनोरमा जी पर मंदिर के पुजारी की नज़र पड़ी। वह पुजारी भारत से था। उसे मातृभाषा हिंदी अच्छे से आती थी। मनोरमा जी को देखते ही उसने पूछा, माँ जी, क्या हुआ है आपको? आप इस तरह बिलख बिलख कर क्यों रो रही हैं? अनजाने देश में किसी से हमदर्दी प्रकार मनोरमा जी और भी जोर जोर से रोने लगी। पुजारी जी समझ चुके थे कि यह अपने बच्चों से दूर हो चुकी है। पुजारी जी सबसे पहले मनोरमा जी को अपने घर ले गए, फिर उनको खाना खिलाया, फिर उनसे उनकी हालत का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। उनको अपने बेटे का नंबर याद नहीं था और ना ही बहू का नंबर याद था। इसलिए मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी और मनोरमा जी को जब तक पुजारी जी ने अपने घर में आसरा दिया। कुछ दिनों के बाद जब मनोरमा जी की तबीयत में सुधार आया तब पुजारी जी ने फिर से पूछा तो मनोरमा जी ने अपने सारे अत्याचारों के बारे में बताया। तब पुजारी जी बोले, माँ जी, बुरा मत मानना, पर ऐसा केस रोज ही होते हैं। बेटी बहू अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ घर पर काम काज करने के लिए लाते हैं और जब तक उनका लालच खत्म नहीं होता तब तक उन्हें अपने पास रखते हैं। लेकिन जब वह बूढ़े माँ बाप बीमार रहने लगते हैं तो उनकी दवाइयाँ का खर्चा करना पड़ता है। तब उन्हें बोझ समझकर इसी तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन्हें घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर मनोरमा जी भौचक्की रह गई। आज वह अंदर तक टूट चुकी थी। अगले दिन पुलिस मनोरमा जी को लेकर उसी सुनसान जंगल में पहुंची जहां मनोरमा जी बेहोश पड़ी हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो जंगल की दूसरी तरफ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरे की मदद से पुलिस ने देखा एक महिला बेहोश बूढ़ी औरत को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए धक्के पर धक्का मार रही थी। जब यह मनोरमा जी ने देखा तो वह भौचक्की रह गई और वह सोचने लगी, क्या बहू इतनी बुरी भी होती है? पुलिस ने उनके बेटे बहू का पता लगा लिया, परंतु मनोरमा जी ने उन्हें पास जाने से मना कर दिया। वह पुजारी जी से बोली, मुझे मेरे गांव वापस जाना है। उन्होंने पुजारी जी से फ़ोन लिया और अपने पड़ोस की सहेली कांता जी को फ़ोन लगाया, पर कांता जी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। थक हार कर फिर उन्होंने अपने किराएदार को फ़ोन लगाया और एक ही बार में किराएदार ने फ़ोन उठा लिया। हेलो मोहन भाई साहब, मैं मनोरमा बोल रही हूँ। हाँ मनोरमा जी, बोलिए, कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए। हम आपके घर की अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। और आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अपने किराएदार के मुंह से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर मनोरमा जी की आंखें भर आई। उन्होंने रूंधे गले से सारी बात उन्हें बताई और अपनी सहेली कांता जी से टिकट बनवाने के लिए कहा। मनोरमा जी की बात सुनकर मोहन जी हैरान रह गए और अपने मन में सोचने लगे, क्या बेटे बहू इतने भी मतलबी होते हैं जो अपनी सगी माँ के संग ऐसा भी कर सकते हैं? यह सोच सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। मोहन जी और कांता जी दोनों मिलकर विदेश गए और मनोरमा जी को अपने संग लेकर भारत वापस आ गए। मनोरमा जी अपनी सहेली कांता जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नीचे मनोरमा जी और ऊपर के हिस्से में उनके किराएदार मोहन जी रहने लगे। किराए के पैसों से उनके खाने पीने और दवाइयाँ का खर्चा आराम से चल जाता था। बुढ़ापे की वजह से
उनके हाथ पैर जवाब दे चुके थे, तो उन्होंने अपने लिए एक परमानेंट नौकर रख लिया जो उनके खाने पीने से लेकर दवाइयाँ का भी ख्याल रखता था। मनोरमा जी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बिस्तर पर ही सूसू पॉटी कर देती थी, लेकिन उनका नौकर दिन रात उनकी सेवा किया करता था। अपने बेटे के बारे में सोचते ही मनोरमा जी के सर में दर्द होने लगता। बेचैनी और घबराहट शुरू हो जाती थी। जिंदगी के आखिरी दिनों में मनोरमा जी ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद की वसीयत कर दी और कहा उनके अंतिम संस्कार से पहले यह वसीयत पढ़कर सुनाई जाए, बाद में उनकी चिता को आग दी जाए। एक दिन मनोरमा जी इस मतलबी दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके बेटे बहू को खबर दी गई। बेटा बहू यह खबर सुनकर बहुत खुश थे। चलो जान छुटी लाखों पाए, अब सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। वसीयत के अनुसार मनोरमा जी के अंतिम संस्कार से पहले वसीयत पढ़कर सुनाई गई। मैं शकुंतला अपनी सारी संपत्ति, घर, जमीन, जायदाद अपने नौकर और वृद्धा आश्रम के नाम करती हूँ। मेरे नौकर और वृद्धा आश्रम में मेरी संपत्ति बराबर बराबर बांटी जाए और मेरी चिता को अग्नि देने का अधिकार मैं अपने बेटे मनोज से छीनती हूँ। यह हक भी मैं अपने नौकर को दे देती हूँ। जिस माँ की सेवा उनके बेटे को करनी चाहिए थी, वह सेवा मेरे नौकर ने की। मेरी शिशु पोटी तक साफ करने में एक बार भी नहीं हिचकिचाता था और मेरा बेटा बहू मुझे तो मरने के लिए घने जंगल में छोड़ आए थे। यह सुनते ही मनोज और सीमा का पारा चढ़ गया। उस समय चुप रहना ही सही समझा। सब के जाने के बाद नौकर से बात करूँगा। इतना ही देर में वकील साहब बोले, वसीयतनामे में यह भी लिखा हुआ है, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे नौकर से मेरी जायदाद हथियाने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि जो अपनी सगी माँ को ना हो सका वह किसी और का क्या होगा। इसलिए मैंने पूरे पेपर अच्छे से तैयार कर दिए हैं। मैं अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे बेटे को जन्म दिया। भगवान ऐसी औलाद देने से तो बे औलाद ही रखे। यह सुनकर आसपास में खड़े सभी लोगों की आंखें भर आई। मनोज और उसकी पत्नी सीमा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद नौकर ने अपने मनोरमा जी के चिता को आग दी। मनोज और उसकी पत्नी दोनों वापस विदेश के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, माँ बाप अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारकर अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी करते हैं, इसी उम्मीद में कि कल यह हमारे जीने का सहारा बनेंगे। कितना बदनसीब था वह बेटा जिसे अपनी माँ को अग्नि देना भी नसीब ना हुआ। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।